आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज पूरे दिन भर जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन तीन प्रमुख खबरों का रुख। इन तीन प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर, दुख भरी खबर जो आज सुबह ही सामने आई, जहां आपको बता दें कि भारत की बात सुनाने वाले मनोज कुमार अब अलविदा कह चुके हैं। आज सुबह उन्होंने 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। और इसके साथ ही अगर हम देखें उनकी जीवनी पर अगर नजर डालें तो कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बताएंगे इस खबर के बारे में। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है वक्फ बिल से जुड़ी, जहां संसद की मोहर लग चुकी है और अब सिर्फ एक कदम और दूर, जब राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद में वक्फ बिल बन जाएगा कानून। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको। लेकिन साथ ही तीसरी खबर आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, घिबली का मजाक आप ले रहे हैं, लेकिन कहीं ये सजा ना बन जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइबर अपराधी जो है वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पर। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत एक दुख भरी खबर के साथ करेंगे। आज सुबह सुबह बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई जब खबर आई कि एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जीवन में मनोज कुमार ने कई फिल्मों में काम किया है, कई पुरस्कार उन्होंने जीते हैं, लेकिन खास तौर पर उन्हें उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए आज भी जाना जाता है। भारत कुमार के नाम से भी उनको जानते थे और एक नहीं बल्कि कई सारी फिल्में उनकी ऐसी हैं जो बेहद ही कामयाब रही। उनके निधन पर राजनीतिक जगत से लेकर के बॉलीवुड जगत तक के लोग जो है उन्हें इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। करेंगे बात उनके फिल्मी सफर की भी, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए अहम बिंदुओं पर डालते हैं। तो आपको बता दें कि भारत कुमार आज अलविदा कह चुके हैं। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का आज निधन हो गया है और 87 साल की उम्र में आज उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली। धीरूभाई कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। के बाद में शोक में इस वक्त पूरा हिंदी सिनेमा जगत जो है वो डूबा हुआ है। देशभक्ति फिल्मों से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और इसीलिए उन्हें देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना भी जाता है। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई इन देशभक्ति फिल्मों में काम करके। कई सारे उनके गाने रहे और फिल्में रहीं, लेकिन इसके साथ ही सुपरहिट बॉलीवुड का सफर उनका रहा है। हिंदी सिनेमा में देशभक्ति रोल के लिए फेमस हैं वो, उन्हें जाना जाता है। इसके साथ ही अपने अभिनय से फिल्मों में कहीं ना कहीं वो एक अलग ही जान फूंक देते, एक अलग ही आनंद आता था उनको देख करके आमजन को। इसके साथ ही बॉलीवुड को कई सारी ब्लॉकबस्टर हिट्स फिल्में उनकी तरफ से दी गई, जिन्हें हम आज भी देखते हैं। और खास तौर पर अगर हम देखें तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इन फिल्मों को हम जरूर देखते हैं। हरियाली और रास्ता की अगर हम बात करें, साथ ही सन्यासी, क्रांति जैसी तमाम फिल्में उनकी रहीं जो काफ़ी सुपरहिट और कामयाब रही। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम, ये फिल्म भी काफ़ी जोरदार रही। रोटी कपड़ा और मकान आज भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है। सभी कलाकारों के लिए प्रेरणा थे मनोज कुमार। और ऐसे में एक्टर हो या डायरेक्टर, दोनों भूमिकाओं में मनोज कुमार सुपरहिट रहे हैं। अभी तक अगर हम उनके करियर पर अगर हम नजर डालें तो करीब 55 फिल्मों में वो एक्टिंग कर चुकी हैं और 7 फिल्मों को डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। इसके साथ ही हरि किशन उनका पहले नाम था, लेकिन हरि किशन से कैसे वो मनोज कुमार बने वो आपको बताते हैं। दरअसल हरि किशन गिरी गोस्वामी उनका असली नाम था, लेकिन उसके बाद में उनका नाम बदलकर मनोज कुमार हुआ। सिनेमा में कदम रखने के साथ ही उन्होंने अपना नाम बदल लिया और हरि किशन से मनोज कुमार उन्होंने अपना नाम कर लिया। इसके साथ ही नए नाम से फैंस के बीच में वो मशहूर हो गए और फैंस के बीच भारत कुमार के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। वो फेमस हैं भारत कुमार के नाम से भी। इसके साथ ही जहां एक तरफ फिल्मों में उन्होंने काम किया और इन फिल्मों के लिए कई सारे पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया है। कौन कौन से वो पुरस्कार वो भी आपको बताते हैं। 1968 में सर्वश्रेष्ठ संवाद और कहानी उपकार का उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ही 1968 में ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उपकार फिल्म के लिए ये भी उन्हें पुरस्कार दिया गया है इस फिल्म के लिए। इसके साथ ही 1973 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का उन्हें पुरस्कार मिला था। फिल्म थी बेईमान, इस फिल्म के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। 1973 में ही सर्वश्रेष्ठ संपादक का भी उन्हें पुरस्कार दिया गया और ये इस
जो पुरस्कार था वो दिया गया फिल्म शोर के लिए। 1975 की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे उन्हें पुरस्कार दिया गया फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए। उसके बाद में 1992 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया उनके काम के लिए। 1992 के बाद 1999 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी उन्हें दिया गया, जिसके बाद में अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 2016 की बात, जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया, उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये तमाम वो पुरस्कार जो उनके नाम रहे, लेकिन अब आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अब ऐसे में उनके बेटे कुणाल गोस्वामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। It's a great loss to the industry. But this man had a different energy. He had a different aura. Even when he was on bed, when we used to come and meet him, his face was always shining. He was always laughing. He was always talking about cinema. He had ideas. He used to say that I'm still working on my scripts. A nationalistic filmmaker who knew what India was, who inspired, and still his cinema, his films inspires people, filmmakers of today's generation. तो अब आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। आज उनका निधन हो चुका है और ये दुख भरी खबर आज सुबह सुबह सामने आई। हमारे साथ में हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ रही हैं मुंबई से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। श्यामा, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? जैसे कि उनके बेटे की तरफ से कहा जा रहा है कि कल अब अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं शोक की लहर में है। बिल्कुल शोक की लहर में है और सुबह सुबह की बात है जब ये दुखद खबर सामने आई। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से वो बीमार थे और चल भी नहीं पा रहे थे। काफी ज्यादा उन्हें एज रिलेटेड जो एलिमेंट्स होती हैं वो उस चीज से सफर कर रहे थे। साथ ही हॉस्पिटल में भी वो काफी लंबे समय से भर्ती थे वहां पर, और आज सुबह 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। और तभी ये एक दुख की खबर सारे ही भारतीय सिनेमा जगत में फैल गई और काफी एक बड़ी क्षति का एक समय है जहां पर एक लेजेंडरी फिल्म मेकर को, क्योंकि पूरी तरीके से सारा ना सिर्फ एक्टिंग करते थे, फिल्म भी बनाते थे, लिखते भी थे और गानों के लिरिक्स भी ये लिखते थे, यानी कि पूरी तरीके से ये सारा ही काम करते थे। और एक दशक कह सकते हैं कि एक एरा बीत गया। ये बताया जा रहा है कि आज पूरे दिन इनकी जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो अस्पताल में ही रहेंगी और कल सुबह का 10 बजे का समय है जब इनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय दिया जाएगा। और इसके बाद करीबन 12 बजे का समय है बताया जा रहा है जब इन्हें मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा और वहां संस्कार किया जाएगा। तो फिल्म जगत के लोग जो हैं, जो अपनी इच्छा से उन्हें एक आखिरी विदाई देना चाहते हैं, वो या तो आज अस्पताल में जा सकते हैं या उनके घर पर जा सकते हैं। 10 से 12 बजे का समय है, उसमें वो जा सकते हैं। जी, कल समय जो उनके घर पे रखा गया है उसी में ज्यादातर लोग आएंगे, लेकिन अगर आप देखें सोशल मीडिया जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री से लेके सभी फिल्म जगत के लोग अपने ट्विटर के जरिए, अपने एक्स के जरिए अपने शोक संदेश को प्रकट कर रहे हैं। जिस तरीके से क्षति भारतीय सिनेमा जगत को मनोज कुमार के जाने की वजह से पहुंची। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का शुरुआत कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बीते कल शुरू हुई राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 4 बजे तक चली है और ऐतिहासिक वक्फ बिल पास हो गया। वैसे आमतौर पर भारत में संसद की कार्यवाही निर्धारित समय के अनुसार ही चलती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये देर रात तक भी चल सकती है और बीते कल भी यही हुआ। करीब 13 घंटे की लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से वक्फ बिल पर मोहर लग चुकी है। हालांकि इससे पहले लोकसभा से भी इस बिल को पास किया जा चुका है और अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से दस्तखत होने के बाद ही बिल कानून के रूप में सामने आएगा और पुराना वक्फ बिल इतिहास बन जाएगा। इस बिल के विरोध में विपक्ष की तरफ से तमाम तर्क दिए गए, जिनके जवाब भी तुरंत उन्हें दिए गए और इस बिल के कानून बनने से क्या कुछ बदल जाएगा
वो भी आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे कानून बनने से बस एक कदम दूर है ये बिल। तो कानून बनने से सिर्फ एक कदम और दूर है, जहां आपको बता दें कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास किया जा चुका है। आज सुबह तक राज्यसभा की कार्रवाई हुई और उसके बाद में अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए इस बिल को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, जिसके बाद में राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे कानून बना दिया जाएगा, ये कानून का रूप ले लेगा। और विपक्ष की तरफ से तमाम विरोध किया गया, तमाम तर्क दिए गए विपक्ष की तरफ से इस बिल के विरोध में। और लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो नंबर गेम में एनडीए काफी आगे रहा और ऐसे में इस बिल को पास कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीजेडी को छोड़ करके सभी पार्टियों की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया था, सभी पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। और लेकिन बीजेडी की तरफ से ये व्हिप जारी नहीं हुआ, जहां बीजेडी की तरफ से कहा गया कि सांसद अपनी अंतरात्मा की बात को सुने और उस हिसाब से वोट करे, ये बात बीजेडी की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही वक्फ बिल पास हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। पीएम ने सीधे तौर पर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने पर उन्होंने खुशी जताई है। सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए ये अहम क्षण है, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। साथ ही लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को अब इससे मदद मिलेगी, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था, ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। इससे पहले संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाया जाएगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे, ये बात प्रधानमंत्री ने कही इस बिल के पास होते ही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जो आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई बातों का और भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा की प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में कल जब ये बिल पास हुआ तो उसके बाद अपनी खुशी जाहिर की है और कई बातें उनकी तरफ से लिखी गई। लेकिन अब ये बिल सिर्फ एक कदम दूर है कानून बनने से और कानून बनते ही कई बड़े बदलाव हो जाएंगे, जिसमें हम देखें तो संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का इस्लाम धर्म जो है वो जरूरी हो जाएगा अगर आप वक्फ को अपनी संपत्ति दान करते हैं तो। इसके साथ ही आप दान वही संपत्ति कर सकते हैं, वही जमीन कर सकते हैं जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, सिर्फ उसी जमीन को आप वक्फ को दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अब इसमें बदलाव करते हुए देखें तो पहले महिलाओं की एंट्री इसमें नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं भी जमीन की उत्तराधिकारी होंगी। जमीन का ब्यौरा जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर पूरा अपलोड किया जाएगा कि आखिर ये जमीन कहां से आई, किसकी ये जमीन है, इसके रख रखाव के लिए किसको जिम्मेदारी दी है, उसके लिए कितना वेतन जाता है, ये तमाम चीजें अब आप ऑनलाइन देख पाएंगे। सरकारी संपत्ति पर वक्फ का अधिकार नहीं होगा, जो भी सरकारी संपत्ति है, लेकिन अगर किसी भी सरकारी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा करता है तो उसके लिए जिला कलेक्टर अब संपत्तियों की पूरी जांच करेगा और जिला कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक की टाइमलाइन क्या है वक्फ संशोधन विधेयक की, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर करेंगे इसको लेकर चर्चा। वक्फ की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डाल लें तो सबसे पहले 8 अगस्त 2024 ये वो तारीख थी जब लोकसभा में इस बिल को सबसे पहले लाया गया था। लेकिन उसके बाद ही लोकसभा में सबसे पहले लाने के बाद में अगले ही दिन इसको जेपीसी का गठन किया गया और इस बिल को वहां भेज दिया गया ताकि जेपीसी की तरफ से इस पर रिपोर्ट तैयार की जाए। सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक लिखित सुझाव मिले और करीब 84 लाख ईमेल इस बिल के लिए आम जन की तरफ से आए। जेपीसी की रिपोर्ट भी तैयार की गई, 27 जनवरी को जेपीसी की तरफ से पूरी ये रिपोर्ट तैयार कर दी गई। उसके बाद 29 जनवरी को जेपीसी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सिर्फ एक कदम और दूर है, राष्ट्रपति की तरफ से अब इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और वक्फ बिल जो है वो कानून का रूप ले लेगा। देखिए, हम जानते हैं कि विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने, टीएमसी ने, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने इस विधेयक का विरोध किया, लेकिन लोकसभा में पहले और राज्यसभा में ये विधेयक अब पारित हो चुका है बहुमत से। सबसे बड़ी बात है कि क्या बदलने वाला है। देखिए, इससे पहले होता क्या था, 2013 में जो बदलाव हुआ था उसके बाद इस तरह की स्थितियां आई थी कि अचानक वक्फ की ज़मीनों में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली थी और ये कहा जा रहा था कि तमाम ऐसी ज़मीनों पर वक्फ का कब्जा हो रहा था जो विवादित थी या फिर वक्फ की ज़मीन नहीं थी। लेकिन वक्फ बाय यूजर जो एक क्लॉज डाला गया,
यानी उपयोग के आधार पर किसी ज़मीन पर दावा कर दिया जाता था, और वक्फ ट्राइब्यूनल को इतने अधिकार थे कि उसके बाद कोर्ट जाने के विकल्प ना के बराबर थे। बिल्कुल। तो फिर हो क्या रहा था कि एक तरफा फैसले हो रहे थे। वक्फ बोर्ड में वही लोग थे जो दरअसल एक तरफा फैसला कर रहे थे। अब 3 प्रमुख बदलाव है। पहली बात तो है कि ज़मीन वही दान कर सकते हैं जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम यानी इस्लाम धर्म उन्होंने 5 साल से अपनाया हुआ हो। ये नहीं कि आप किसी ने आज इस्लाम अपनाया और कल वो ज़मीन दान कर दे। इससे होगा क्या कि हमने देखा कि इससे पहले इस तरह के तमाम विवाद सामने आए थे कि जिसमें ऐसी ज़मीनें दान दी गई या फिर ऐसी ज़मीनों को वक्फ का बताया गया जो उसके मालिकाना हक भी एक तरह से नहीं था। तो अब कई बदलाव होंगे, पारदर्शिता आएगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि वक्फ की ज़मीनों से जो आय होगी वो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए खर्च होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नज़र भी लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके खास तौर पर जो लोग गिबली का इस्तेमाल करें। दरअसल आजकल सोशल मीडिया और गिबली स्टाइल फोटो का एक नया ट्रेंड छाया हुआ है, और इस गिबली स्टाइल AI इमेज भी इसे कहते हैं। लोग अपनी पर्सनल फोटोज को चैट GPT और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके उसे गिबली एनिमेशन जैसी इमेज बना रहे हैं, और ये ट्रेंड सेलिब्रिटीज से लेकर के आम लोगों तक सभी में लोकप्रिय है। मगर ये ट्रेंड अब आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकता है। ऐसे में गिबली इमेज से फोटो बनाना आपको महंगा पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में साइबर क्राइम में आपके फेशियल डाटा का इस्तेमाल हो सकता है। आखिर कैसे चैट GPT और ग्रोक के जरिए आपका जो ताज़ा फेशियल डाटा है वो लीक हो रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही साइबर एक्सपर्ट से भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है सोशल मीडिया पर छाया हुआ गिबली स्टाइल। तो सोशल मीडिया पर ये गिबली स्टाइल छाया हुआ है, जबरदस्त ट्रेंड में ये बना हुआ है स्टूडियो गिबली, और लोग फोटो को गिबली स्टाइल में बनाकर लगातार शेयर कर रहे हैं। आपने भी अपने कोई फोटोज इस तरीके के बना करके शेयर की होंगी, तो ऐसे में लेकिन अब ये कहीं ना कहीं वार्न इसको लेकर किया जा रहा है। स्टूडियो गिबली ट्रेंड GPT AI टूल का हिस्सा है, और कार्टून या फिर एनिमेशन वाली फोटो बनकर इसमें आती है। आप अपनी कोई भी इमेज को इसमें दे सकते हैं और उसके जरिए ये एनिमेटेड इमेज बन के आएगी। सेलेब्स हो या फिर आम जनता, हर कोई इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। खास तौर पर अगर हम बात करें फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, तो काफ़ी ट्रेंड इसका बना हुआ है। आखिर क्या गिबली वाकई आपका चेहरा चुरा रहा है, जिसका अंदेशा इस वक्त जताया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये ट्रेंड जो है वो आपकी प्राइवेसी के लिए आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है, क्योंकि जब आप इसमें कोई भी फोटो भेजते हैं तो उसके जरिए आपका जो फेशियल डाटा है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। साइबर अपराधी इन फोटोज का गलत इस्तेमाल आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, और AI को दे रहे हैं अपनी और परिवार की जो फोटोज आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इससे सावधान रहें, और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है। AI कंपनियों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी तस्वीरों का डाटा, अनजाने में ही अपना फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो भी आप कंपनी को सौंप रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ में इस वक्त हमारे एक गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, जो कि प्रोफेसर है काव्या, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, IIT दिल्ली से। काव्या जी, जिस तरीके से हम देखें तो ये अंदेशा इस वक्त जताया जा रहा है कि गिबली ट्रेंड तो बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो आपका फेशियल डाटा है वो चोरी होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, और इससे आगे आने वाले समय में जो साइबर अपराधी हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतिका जी, बिल्कुल ये बहुत ही जायज़ कंसर्न है, क्योंकि जब हम अपना फेशियल डेटा कहीं पर भी देते हैं तो हम बहुत सारे बहुत पर्सनल फीचर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारा रेटिना, इट इज़ वेरी यूनिक। हर एक का जो रेटिना सिग्नेचर होता है वो यूनिक होता है, हमारा थंबप्रिंट जैसे यूनिक होता है। और जब हम अपना फोटो दे देते हैं और उसके बाद में वहाँ से एक एनिमेटेड एक बड़ी क्यूट सी इमेज बन के आती है और हम खुश हो जाते हैं। हम बैकग्राउंड में जो चीज़ जा रही है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि हु इज ओइंग दिस डेटा, हमारे फोटो का क्या हुआ, ये किसके पास चला गया। सेकेंड, अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये डार्क वेब पे चला जाता है। हम अपना तो दे रहे हैं, छोटे बच्चों का भी दे रहे हैं, एंड बहुत सारी कंट्रीज में ये लीगली बैंड है कि आप बच्चों का फोटो इंटरनेट पे लगाएं, बिकॉज वो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बहुत ही मेजर चाइल्ड क्राइम्स को प्रमोट करता है। तो हम तो इनोसेंटली अपना फोटो शेयर कर ही रहे हैं। सेकेंडली, हम अपना मेटा डेटा शेयर कर रहे हैं, हम अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल।
बहुत सारा डेटा हमारी लोकेशंस लाइक विदाउट इवन आर रिवीलिंग हम अपने बारे में बता रहे हैं, और ये सारा का सारा डेटा कभी हमारे डेमोग्राफिक जजमेंट में काम आता है, कभी हमारी लोकेशन में काम आता है, कभी हमारी एकेडमिक में काम आता है। बहुत सारी चीजें जो हम अनसेड तरीके से रिवील कर रहे हैं, एंड देन वी डोंट इवन नो कि वो पार्क कहाँ पे हो रहा है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, और इस तरीके की चीज़ों में प्रॉफिट शेयरिंग किसके साथ हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की एक तरफ बात करूं तो देयर इज ऑल्सो अ ह्यूमन एंगल टू इट। जो जिबली आर्ट है उसको आप इंडिया में, जैसे हम चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, इस तरीके के कार्टून्स थे, उनके साथ में रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमन क्रिएटेड कार्टून्स, एनिमेटेड, क्रिश, छोटा भीम, इस तरह से। अब इनमें ना पूरी ह्यूमन टीम अपनी क्रिएटिविटी एम्प्लॉय करती है, दे आर पेड फॉर इट, और वो उनका कॉपीराइट होता है। आपने सडनली जिबली आर्ट पूरा ओपन एक्सेस मतलब चैट जीपीटी पर लगा दिया। दे वर पीपल हु वर मास्टरिंग दिस आर्ट, एंड अब उनका क्या, उनके पेमेंट का क्या। अब एक यूएसपी थी उस कंट्री की, उस स्टूडियो की, आपने उसको इतना जनरलाइज कर दिया है। एक एथिकल कंसर्न होते हैं कि आपको कॉपीराइट एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, आपको पेमेंट देना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, देन डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो भी अपना डेटा वहाँ पे शेयर करता है, जैसे हम अगर जो लोग ग्रॉक पे साइन इन करते हैं, सबसे पहले पूछता है वो वेरीफाई यू आर ए ह्यूमन। तो ऐसी ही एक चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए कि आप the portal, the chat GPT और the grok should also verify कि आपका डेटा मिसयूज नहीं होगा। सो एक डिस्क्लेमर, एक कंडीशन ये होनी चाहिए। आई एम ऑल इन फॉर टेक्नोलॉजी, मैं तो पढ़ाती हूँ वो, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की हो जाए तो हम सब शायद अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, एंड इसके रेपरकेशन कितने दूर तक हैं वी डोंट नो, क्योंकि डीप फेक इज अनदर थिंग। ये फोटो कब, कैसे, कहाँ यूज होगी, सिविल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, इसकी दिक्कत बहुत है। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया काव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए तो अगर आप भी अगर इस गिबली ट्रेंड में आए हुए हैं, गिबली ट्रेंड के जरिए अपनी इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये फेशियल डाटा जो है आगे आने वाले समय में साइबर क्राइम का हिस्सा बन सकता है। तो ध्यान रहिए, सतर्क रहिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।